लोकसभा चुनाव में मिली हार पर प्रदेश भाजपा में आज भी महामंथन जारी है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मैराथन बैठकों का दौर चल रहा है। आज बाकी बचे बांसवाड़ा, डूंगरपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, श्रीगंगानगर सीटों पर मिली हार पर चिंतन होना है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भाजपा मुख्यालय पहुंच चुके हैं। लोकसभा चुनाव प्रदेश प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे, प्रदेश सह प्रभारी विजय राहटकर, राष्ट्रीय संगठक वी सतीश भी मौजूद रहेंगे। प्रदेश महामंत्री जितेंद्र गोचवाल भी मौजूद होंगे इस कार्यक्रम में। दरअसल जानकारी मिल रही है कि वो भी पहुंच चुके हैं। मुकेश दादीच भी भाजपा मुख्यालय पहुंच चुके हैं, तो उन सबकी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जो पहुंच चुके हैं नेता भाजपा मुख्यालय में। वहीं लोकसभा प्रभारी, मंत्री, जिलाध्यक्ष, विधायकों से फीडबैक लिया जा रहा है। कल 7 लोकसभा सीटों पर हार के कारणों पर मंथन किया गया था। टोंक, सवाई माधोपुर, नागौर, बाड़मेर, सीकर, झुंझुनू, चूरू और दौसा सीटों की समीक्षा की गई और अब बाकी बची सीटों पर भी मंथन चल रहा है। चुनाव के बाद भाजपा प्रदेश कार्यालय में मंथन शुरू हो चुका है। ये महामंथन है और कई मायनों में ये बेहद खास माना जा रहा है। पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। योगेश जी, सुबह से आप अहम जानकारी भी दे रहे हैं, विस्तार से आपने डिटेल में बताया भी कि आखिर क्यों मंथन की जरूरत पड़ी और आखिर क्यों इन सीटों पर हार हुई। लेकिन अब बाकी बची सीटों पर जो मंथन है वो भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आने वाले समय में चुनौतियां बहुत ज्यादा है, क्योंकि सरकार में है भारतीय जनता पार्टी और चुनौतियों का सामना करना लाजमी भी है। लेकिन जरा विस्तार से बताइएगा कि कितना महत्वपूर्ण ये राजस्थान के लिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के लिए, उनको क्या क्या टास्क अब मिल सकते हैं और कौन कौन से दिग्गज नेता भी भाजपा मुख्यालय पहुंच चुके हैं। देखिए, बैठकों का दौर जारी है और हमारे रिपोर्टर, वरिष्ठ संवाददाता ऐश्वर्य प्रधान जो लगातार देख रहे हैं जी उस बैठकों को। पूनम, यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बात यह है कि 5 जगह पर उपचुनाव होने हैं और जो सीटें हारी है लोकसभा में, वो सीटें अपने आप में मंथन का विषय तो है ही। हम कल से यही बात कर रहे हैं, लेकिन अब उसका किस तरह से आगे रोड मैप बनाना है, क्योंकि सवाल ये खड़ा होता है कि राजस्थान में 365 दिन में कभी ना कभी कोई ना कोई चुनाव होता रहता है। राजस्थान की विधानसभा की खासियत रही कि 200 विधायक कभी भी एक साथ इस नई विधानसभा में अब तक नहीं बैठे, ये इतिहास है। दूसरी बात सबसे बड़ी ये है कि पंचायती राज के चुनाव आ रहे हैं, नगर निकायों के चुनाव आ रहे हैं, उससे पहले 5 विधानसभाओं के चुनाव आने हैं, राज्यसभा का एक चुनाव आएगा जो सीट खाली हुई है। तो कमोबेश ये चुनावी धरती के तौर पर ही राजस्थान को जाना जाता है। तो मुझे लगता है कि इन पराजय के मंथन के साथ साथ ये भी मंथन चल रहा है कि आने वाले इलेक्शन में किस तरह अब संगठन को मजबूत करना है। और जो बात एक सामने आई थी कि ताबड़तोड़ तरीके से भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को, कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं को भारतीय जनता पार्टी में लिया गया और उनमें से कुछ चुनाव भी लड़ा दिया। महेंद्र मालवीय कुछ चुनाव लड़ाया, वो चुनाव हार गए। ज्योति मिर्धा भी कुछ समय पहले ही बीजेपी में आई थी, हालांकि विधानसभा चुनाव लड़ी थी, लेकिन वो भी नागौर से चुनाव लूज कर गई थी। बिल्कुल। अब सवाल ये उठता है कि क्या कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए नेताओं का नजरिया जो है वो अपने आप में किस तरह से वो फायदे का है कि वो नुकसान का है। क्योंकि कमोबेश अभी तक की जो परिस्थितियां हैं उसमें ये दिक्कतें आई है कि नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ा है, क्योंकि स्थानीय जो संगठन है वो संगठन पूरी तरह इस बात से नाराज रहा कि क्यों आखिर संगठन जहां मजबूत था उसके बावजूद बड़े नेताओं को कांग्रेस से लाकर और टिकट थमा दिया गया। बांसवाड़ा की यही स्थिति थी, वहां संगठन के नेता बहुत ज्यादा खुश नहीं थे मालवीय कहने से और नतीजे आपके सामने है कि वो सीट हार गए भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार। 25 सीटों का मंथन, 25 सीटों के मंथन में कुछ बातें जो बीजेपी के समझ में आई कि संविधान के कारण और संविधान बचाओ का जो नारा कांग्रेस पार्टी लगा रही थी और बार बार राहुल गांधी मंचों के जरिए संविधान की पुस्तक को दिखा रहे थे, उसका असर राजस्थान के पहले चरण में तो बहुत ज्यादा रहा और कमोबेश SC और ST वोट फ्लोटिंग तौर पर कांग्रेस के साथ चला गया। कांग्रेस का परंपरागत वोट भी है, पूरी तरह उधर शिफ्ट होने का काम इस वोट बैंक ने किया। दूसरी सबसे बड़ी बात ये रही कि टिकट चयन का बड़ा मुद्दा रहा। कई जगह पर टिकट चयन ने एक नहीं 2-2, 3-3 सीटों पर असर डाला।
राहुल कसवा का जो टिकट कटा चूरू से, जी वो ना केवल चूरू सीट पर था बल्कि पूरी शेखावाटी पर असर उसका पड़ा। और भी कई ऐसे सीटें रही जहां पर मुझे लगता है कि बीजेपी इसी बात को लेकर तय कर रही है कि टिकट चयन में कहाँ कमियां रही। अलायंस एक बड़ा मुद्दा रहा। सीकर में कांग्रेस पार्टी ने कम्युनिस्ट पार्टी से अलायंस किया, बांसवाड़ा डूंगरपुर में सपोर्ट कर दिया बीजेपी जी को, वहीं पर नागौर में हनुमान बेनीवाल को सपोर्ट करके चुनाव लड़ा। और ये जो अलायंस का मुद्दा था, ये अलायंस का मुद्दा भी बीजेपी के लिए नुकसान दे रहा, और कांग्रेस ने अपने वोट शेयर को एक साथ कर दिया। कि वोट शेयर भी बड़ी बात है। अब की बार चुनाव में ये भी एक बड़ी महत्वपूर्ण फैक्टर रहा है कि कांग्रेस का वोट शेयर बढ़ा है। बिल्कुल। तो ये जो वोट शेयर बढ़ा है उन इलेक्शंस में बढ़ गया जहां पर कांग्रेस पार्टी विधानसभा चुनाव में लूज कर गई थी, लेकिन लोकसभा चुनाव में उन विधानसभा सीटों पर भी कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर था। हालांकि कुछ सीटें ऐसी भी रही जहां पर कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर कम हुआ, बीजेपी का वहां पर बढ़ा। जैसे कि जयपुर ग्रामीण है, वहाँ फुलेरा ने कांग्रेस पार्टी को जीत की दहलीज पर से रोक दिया और वहाँ राव राजेंद्र सिंह को ज्यादा मत मिले। लेकिन ओवरऑल देखें तो कांग्रेस का मत प्रतिशत कई सीटों पर बढ़ा, और बाड़मेर जैसलमेर में इसका सीधा सीधा नुकसान बीजेपी को हुआ। वहाँ जो विधानसभा चुनाव की स्थितियां थी उसके बिल्कुल विपरीत लोकसभा चुनाव में रही। वहाँ कई विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी उम्मीदवार पूरी तरह पिछड़ कर रह गया। और तीसरा बड़ा फैक्टर जो देखने को मिला, जिसको पराजय के मंथन में जोड़ा जा रहा है, वो है जातीय समीकरण। राष्ट्रीय मुद्दे, राम मंदिर का मुद्दा, चाहे वो इसके साथ ही धारा 370 को कश्मीर से हटाने का मुद्दा, तमाम जो राष्ट्रीय मुद्दे थे वो राष्ट्रीय मुद्दे जातीय मुद्दों के आगे नतमस्तक होते हुए राजस्थान में लोकसभा सीटों पर नजर आए। तो ये भी एक बड़ा विषय है कि आखिर क्या ऐसे कारण रहे, बीजेपी चुनाव प्रबंधन की क्या कमियां रही, इस तरह का चुनाव प्रबंधन। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि सर्वे नहीं करवाए गए थे कौन सा जिताऊ उम्मीदवार है, कहीं पर ज्यादा नाम भी सामने आ रहे थे। तो सर्वे एक नहीं हुए बीजेपी की तरफ से, कई सर्वे हुए हैं। चुनाव प्रबंधक समिति का आपने जिक्र किया कि कहां चूक हुई, लेकिन इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता, ये तो आप डिटेल में बता ही चुके हैं, और नतीजों आने से पहले भी आपने इसे डिटेल में बताया था कि क्षेत्रीय मुद्दे हावी हैं और क्षेत्रीय पार्टियां इस बार लोकसभा चुनाव लड़ रही है। बीजेपी कहां पीछे रह गई, क्योंकि भविष्य की रणनीति वो लेकर चलती है, तो ऐसे में क्या उसे अंदाजा नहीं रहा, सर्वे में बात सामने नहीं आई? नहीं, बहुत सारी बातें हैं। अब हम घर की कलह की बात कर लें तो विचार परिवार का जो वोट है या विचार परिवार का साथ है, वो कितना मिला भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय इकाई को, ये भी अब अंदर खाने सवाल उठ रहे हैं। जिस तरह के बयान आए उसके बाद ये सवाल भी अपने आप में घेरे में है कि क्या विचार परिवार पूरी तरह साथ लगा कि नहीं लगा। क्योंकि जिस तरह की लीड जयपुर शहर में या कोटा जैसे हाड़ौती के गढ़ में बीजेपी को बड़ी मुश्किल से वहां पर जीत मिली हो, तो क्या विचार परिवार ने साथ दिया या नहीं दिया। ये कई ऐसे सवाल है जो पाइपलाइन में जूझ रहे हैं, जिनको पराजय के मंथन विनय सहस्त्रबुद्धे, विजय राहटकर और वी सतीश, ये वो मराठी नेताओं का वो पैनल है जिसने राजस्थान में चुनाव मैनेजमेंट देखा। लेकिन इसमें एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात ये भी रही कि संगठन महामंत्री को ठीक चुनाव से पहले यहाँ से बदल दिया गया। चंद्रशेखर का तबादला करके उनको भेज दिया गया तेलंगाना। उसके बाद से राजस्थान की बीजेपी में संगठन को संभालने के लिए निपुण नेता को लगाए जाने की बात थी, वो नहीं लगा पाए। विनय सहस्त्रबुद्धे राजस्थान के बारे में भली भांति नहीं जानते थे, लेकिन उन्होंने बहुत कोशिश की, चुनाव को बहुत मेहनत की, और बहुत साफ कोई से उन्होंने कहा भी था, वेस्ट इंडिया को इंटरव्यू में कहा था कि 2-3 सीटों पर कांटे की टक्कर है, लेकिन मामला 2-3 सीटों से ज्यादा बढ़ गया। दूसरी बात भी सतीश की रही कि सतीश ने नजदीक से देखा है, लेकिन जब उनको यहाँ भेजा गया था तब बिल्कुल समय कम बचा और वो कम समय में 25 लोकसभा सीटों को लेकर पूरी तरह जमीनी फीडबैक उस स्तर पर नहीं ले पाए, या डैमेज कंट्रोल के लिए उनके पास उतना समय नहीं बच पाया, और टिकट चयन में भी उनकी पूरी तरह भागीदारी नहीं रह पाई। तो ये भी एक बड़ा कारण रहा। जब वो राजस्थान का जिम्मा संभालते थे उस समय वसुंधरा राजे की अच्छी बॉन्डिंग रहेगी, लेकिन
अब जब वो आए तब वो परिस्थितियां अलग थी और अभी सतीश बिल्कुल। और योगेश जी, ऐसे में मंथन तो चल रहा है, लेकिन भरतपुर संसदीय सीट को लेकर एक अहम जानकारी आपसे लेना चाहेंगे, क्योंकि अंदर खाने अभी मंथन चल रहा है। प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी, अन्य प्रमुख पदाधिकारी मंथन कर रहे हैं भरतपुर सीट को लेकर, और इसके लिए कहा जा रहा था कि खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उम्मीदवार बताया था, और ऐसे में वो वही सीट नहीं जिता पाए। खैर, मंथन बहुत एंगल से भी किया जाएगा, लेकिन आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, भरतपुर में जाट आरक्षण का मुद्दा बहुत गर्म था और जाट सरदारी को मना पाना एक चुनौती की तरह था। आपको ध्यान होगा कि जैसे ही संजना जाटव ने चुनाव जीता जी, चुनाव जीतने के ठीक बाद संजना जाटव ने मीडिया से कहा कि महाराजा विश्वेंद्र सिंह के कारण मुझे जीत मिली। तो आप इसका मतलब समझ लीजिएगा कि वो जाट और जाटव वोट एक जाजम पर आ गए। और ऐसा होता नहीं है भरतपुर के अंदर, क्योंकि जाट और जाटव के बीच में पुरानी बैर रहे हैं, एक कठुमर कांड और कई ऐसे इंसिडेंट हुए, लेकिन इस चुनाव ने वो सब कटुताओं को भुलाकर ये वोट बैंक को एक जाजम पर लाने का काम कर दिया। और जो कैंडिडेट थी कांग्रेस पार्टी की, वो बहुत ही कम अंतर से कठुमर से चुनाव हारी थी। तो कहा जा सकता है कि उमेर कांड की पुरानी बातों को भूलकर, जातीय संघर्षों को भूलकर, और कांग्रेस ने वहां जो सोशल इंजीनियरिंग की, इसमें पूर्व महाराजा विश्वेंद्र सिंह ने अपने समाज को और अपनी बिरादरी को तो साथ लिया ही, लेकिन जिस तरह का ताना बाना बुना, उसका लाभ कांग्रेस पार्टी को सीधे तौर पर मिला। और दूसरा, गुर्जर मतदाता, और तीसरा सबसे बड़ा, भरतपुर का जो वो इलाका जो मुस्लिम बाहुल है, जिसे मेवात भी कह सकते हैं, कामा का बेल्ट हो गया, वो एक तरफा नगर का बेल्ट हो गया, वो एक तरफा कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट को जाता हुआ दिखाई दिया। तो यही कारण रहा जो नुकसान उठाना पड़ा भरतपुर के अंदर। और हम भजनलाल शर्मा की बात कर रहे हैं, क्योंकि भजनलाल शर्मा इन दिनों जयपुर की राजनीति कर रहे हैं। जयपुर के सांगानेर से विधायक हैं और पिछले कई सालों से वो जयपुर की और पूरे प्रदेश भर की संगठन को देखने का काम कर रहे थे। भरतपुर से उनका गृह क्षेत्र तो है, लेकिन रेगुलर जो उनका सक्रियता थी उस पर फर्क था। फिर भी ये कहा जा सकता है कि पूरी मेहनत जो उन्होंने की उसका असर दिखा, क्योंकि टिकट चयन के मुद्दे पर बहुत कुछ राष्ट्रीय स्तर पर भी तय हुई थी चीजें, जिसमें स्थानीय स्तर पर बहुत बड़ा रोल प्ले नहीं रहा होगा, मुझे तो लगता है। और चुनाव प्रबंधों ने कई बातें ऊपर से तय होती है, लोकसभा चुनाव बड़ा चुनाव होता है, और भरतपुर में ये पूरा चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों से लड़कर और स्थानीय मुद्दे और पार्टी की अंदरूनी गुटबाजी भी वहाँ पे कारण हो सकती है। दूसरा, वहाँ का जो राष्ट्रवाद या जो मुद्दे होते हैं बिल्कुल भी वहाँ पर असर करते हुए नहीं दिखाई दिए। अब पूरा चुनाव अपने आप में जातीय चुनाव। तो योगेश जी, अब क्या लगता है कि अब आगे किस तरीके से काम करने वाली है भारतीय जनता पार्टी? क्या नई जोश के साथ, नई स्ट्रैटेजी के साथ? क्या मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कामों में कुछ बदलाव, कुछ तरीका, कुछ अलग नजर आएगा? और प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी, उनकी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका इस बार नजर आएगी? बाकी बचे, क्योंकि 6 महीने हो चुके हैं सरकार बने, तो आने वाले समय में किस तरीके से काम होता नजर आएगा? देखिए, सीपी जोशी ने खुद का चुनाव जीता चित्तौड़गढ़ से लोकसभा का, और वो चुनाव भी जीता जो वहाँ दिक्कत थी, आंतरिक कलह भी थी चित्तौड़ में, लेकिन उसके बावजूद सफलता उन्होंने प्राप्त की। दूसरी सबसे बड़ी बात जोशी की है कि वो कुशल संगठन करता है, और जो बात वो यहाँ से फीडबैक और मंथन की समीक्षा करके ऊपर भेजेंगे, वो ईमानदारी के साथ अपनी बात रखेंगे, निष्पक्ष तौर पर अपनी बात वो रखेंगे। कहा जा सकता है कि जिम्मेदारी उनको दी है, इसका मतलब अभी वो अपने पद पर स्टैंड कर रहे हैं, बरकरार है, और जो चर्चाएं थी कि उनको बदला जाएगा, मुझे लगता है भाजपा का राष्ट्रीय नेतृत्व जल्दीबाजी में नहीं है और सोच समझकर कोई निर्णय लेगा। और सीपी जोशी को फिलहाल ये जिम्मेदारी थी कि वो पूरी 25 लोकसभा सीटों पर का मंथन करे, चिंतन करे, जहाँ पराजय हुई है उसकी एक विस्तृत रिपोर्ट बनाकर राष्ट्रीय नेतृत्व को भेजे। तो इस काम में जुटे हैं। मुझे लगता है कि भावी जो रोड मैप है वो बनाने का काम करेंगे, तो आने वाले समय में संगठनात्मक परिवर्तन देखने को मिलेंगे। आने वाले समय में आपको
मोर्चों में, प्रकोष्ठों में बीजेपी के वहाँ परिवर्तन देखने को मिलेंगे। और एक बात तो साफ है कि जो परफॉर्मेंस नहीं दे पाया उसको बदला जाएगा, उसको रिप्लेस किया ठीक है। जाएगा। लेकिन उन सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी को 5 विधानसभा के उपचुनाव का सामना करना है। आपको ध्यान नहीं है कि पूरम 2 उपचुनाव हो चुके हैं जी जी भजनलाल सरकार के आने के बाद। कर्णपुर का उपचुनाव बिल्कुल। और उसके बाद बागीदौरा का उपचुनाव, दोनों ही चुनाव भारतीय जनता पार्टी लूज कर गई। कर्णपुर में कांग्रेस जीती, बागीदौरा में आदिवासी पार्टी ने वहाँ फतेह हासिल। अभी दोनों ही उपचुनाव हारने के बाद बीजेपी के लिए वापिस कमबैक अगर करना है तो उन्हें 5 सीटों पर चुनाव जीतना होगा। और ये 5 सीटें ही डिफिकल्ट टास्क है, ये आसान चुनाव नहीं है। जी चाहे वो 84 का चुनाव हो, चाहे खींवसर का चुनाव हो, चाहे वो बाकी 5 सीटें, चाहे दौसा का चुनाव हो, सभी 5 सीटों पर बहुत टफ फाइट है। और जातीय समीकरणों से लबरेज चुनाव होता है। उपचुनाव में सत्ताधारी दल को एक फायदा जरूर होता है कि वो सत्ता में है, उनके कैंडिडेट को भी इसका लाभ होता है। लेकिन वो उसको पिछले 2 भुना चुनाव में पाती है हमें दिखा नहीं। पिछले 2 उपचुनावों को देखकर तो ऐसा नहीं लगता, और उम्मीद करेंगे कि उस हार से सबक लिया होगा। लोकसभा चुनावों की जो कुछ सीटें लूज की है उससे मंथन के बाद कुछ सबक भी लेते नजर आएंगे। बहुत शुक्रिया विस्तार से इस जानकारी के लिए। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।